नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस कक्षा में एक दार्शनिकों की श्रृंखला पढ़ रहे थे और उसमें हम देख रहे थे श्री अरविंदो जी को। और पिछली कक्षा में हमने अरविंदो जी के दर्शन को देखा था, समग्र योग की स्थापना कैसे होती है और समग्र योग की प्राप्ति किस तरह से हो पाती है देखा था। आज हम थोड़ा और आगे देखते हैं श्री अरविंदो जी को। श्री अरविंदो जी को देखने का प्रयास करते हैं। और हमने पिछली कक्षा में हमने अरविंदो जी के समग्र योग को देखा था या नहीं, बोलो। और समग्र योग कैसे प्राप्त किया जाए ये भी देखा था हमने, कैसे प्राप्त किया जाए, बोलो ना भाई, कैसे प्राप्त किया जाए समग्र योग। और इसमें हमने देखा था कि आत्मिकता की प्रक्रिया, आध्यात्मिकता की प्रक्रिया और अति मानसीकरण की प्रक्रिया, तीन अवस्थाओं से जब मन गुजरता है, अपनी आत्मा गुजरती है, तो देवी गुणों से क्या हो जाती है, वो सुसज्जित हो जाती है और मधुर मधुर खुशबू बिखेरने लगती है, विश्व कल्याण के लिए कार्य करती है। आज हम अरविंदो जी के देखने वाले हैं। आज हम अरविंदो जी का राजनीतिक चिंतन देखते हैं। राजनीतिक चिंतन एवं राष्ट्र के प्रति चिंतन देखते हैं एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा देखने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा अरविंदो जी के अनुसार क्या थी, उनका राजनीतिक चिंतन क्या है, और क्या इस राजनीतिक चिंतन के अनुरूप न केवल भारत ने अपितु विश्व में भी कोई कदम उठाए गए हैं, क्या इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, यह देखने का हम भरसक प्रयास करेंगे, ये देखने की हम चेष्टा करेंगे। अरविंदो जी एक महान दार्शनिक जिन्होंने पूरा जीवन, लगभग पूरा जीवन, एक महान दार्शनिक श्री अरविंदो जी कैसे थे, एक महान दार्शनिक जिन्हें दार्शनिक सम्राट भी कहा जाता है, और जिन्होंने पूरा जीवन अपना लगभग संपूर्ण जीवन काय में लगा दिया बेटा, संपूर्ण जीवन अध्यात्म और धर्म में लगा दिया, अध्यात्म व धर्म को समर्पित कर दिया, धर्म को समर्पित कर दिया। संपूर्ण जीवन अध्यात्म और धर्म को समर्पित कर दिया और एक आध्यात्मिक चेतना का विकास किया श्री अरविंदो जी ने। और उन्होंने कहा कि राष्ट्र कोई एक दिन में खड़ी होने वाली चीज नहीं है। देवीय राष्ट्रवाद की संकल्पना विकसित की उन्होंने। कैसी संकल्पना विकसित की? देवीय राष्ट्रवाद। और देवीय राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? उन्होंने राष्ट्र को मां की संज्ञा दी। बोले राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आया है। राष्ट्रवाद एक क्या है बेटा? धर्म है जो कहां से आया है, बोलो, ईश्वर से आया है। जब ये ईश्वर से आया एक धर्म है तो धर्म के प्रति भक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आत्म उत्सर्ग की भावना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बोलो। तो इस धर्म के प्रति क्या होना चाहिए? आत्म उत्सर्ग की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस धर्म के प्रति यानी देशभक्ति भी होनी चाहिए। देशभक्ति प्लस आत्म उत्सर्ग की भावना। आत्म उत्सर्ग यानी सब कुछ बलिदान करने की भावना का विकास होना चाहिए, कि भावना का विकास होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? और अरविंदो जी ने यही कहा कि आध्यात्मिक राष्ट्रवादी जो ईश्वर के पास से आया और राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में ही, बोले जब राष्ट्र की प्रगति और उत्थान होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी प्लस उत्थान होगा, तभी सभी व्यक्तियों की प्रगति होगी, तभी सभी व्यक्तियों की प्रगति होगी। अरविंदो जी ने यही कहा राष्ट्रवाद एक धर्म है जो देवी है, जो ईश्वर से आया हुआ है, इसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। अरविंदो जी ने ये क्यों कहा? क्योंकि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम में हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे,
तो क्या करना चाहिए? बोले राष्ट्र के प्रति भाव आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? इसलिए उन्होंने राष्ट्र को काय की संज्ञा दे दी? बोलो, राष्ट्र को मां कह दिया, राष्ट्र को मां कहा। और जैसे ही मां कहा तो भारतीयों की भावनाएं मां के प्रति क्या होती हैं? एकदम उद्वेलित हो जाती हैं। बोले मां, यानी इन्होंने क्या किया? भारतीय भूमि का मानवीकरण कर दिया। बोले भारत माता है, नक्शा बना दिया और कहा ये भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो लोगों ने कहा भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है? बोले हाँ। बोले किसने? बोले अंग्रेजों ने। रुको अंग्रेज, सटाक, और एकदम राष्ट्रीय आंदोलन में लोग कूदने के लिए क्या हो गए? तत्पर हो गए। यानी क्या किया? मानवीकरण कर दिया। भारतीय भूमि का मानवीकरण कर दिया, मानवीकरण कर दिया, मानवीकरण। बोले भारत मां है, मानवीकरण कर दिया भारतीय भूमि का। और जैसे ही मानवीकरण किया वैसे ही लोग स्वतंत्रता संग्राम में अपना आत्म उत्सर्ग करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए आगे आने लगे। मित्रों, समझ रहे हैं ना बात? आगे आने लगे। बोले क्या है? बोले अरविंदो जी से पूछा, बोले राष्ट्र का निर्माण होगा कैसे? कैसे होगा राष्ट्र का निर्माण? बोले राष्ट्र का निर्माण कैसे हो? राष्ट्र बनेगा कैसे? बोले राष्ट्र का निर्माण कैसे हो? अरविंदो जी से पूछा गया, कैसे हो राष्ट्र का निर्माण? बोले राष्ट्र होता क्या है? बोले इसके लिए विशिष्ट सभ्यता और सामान्य संस्कृति अनिवार्य है। पहली बात तो क्या होती है? राष्ट्र कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्रवाद के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात, विशिष्ट सभ्यता, विशिष्ट सभ्यता हो, एक कल्चर हो, प्लस सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति अनिवार्य होती है। एक कल्चर है, जनरल कल्चर है, उस समूह में एक विशिष्ट सभ्यता को पालन करने वाले लोग हैं, ये अनिवार्य है, प्राथमिक चीज है। राष्ट्र बनने के लिए पहली प्राथमिक चीज क्या है? विशिष्ट सभ्यता और क्या हो बेटा? सामान्य संस्कृति। ये बेहद अनिवार्य है। बोले जब विशिष्ट सभ्यता और सामान्य संस्कृति के तहत बृहद ढांचा बन जाता है, एक बड़ा ढांचा बन गया, बृहद ढांचे का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? बृहद ढांचे का निर्माण होता है। एक बड़ा ढांचा तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। बोले स्ट्रक्चर तैयार कब होगा? बोले जब इन दोनों की वजह से एक जनरल टाइप के थॉट क्रिएट हो, एक जैसे विचार हो, सामान्य विचारों का क्या हो? निर्माण हो। इसकी वजह से क्या हो? इससे पहले सामान्य विचारों का निर्माण हो। बोलो ना भैया, विचार तो एक जैसे होने चाहिए। बोले जब सामान्य विचारों का निर्माण हो जाएगा तो बृहद ढांचा बन जाएगा, बृहद ढांचे का निर्माण होगा, बृहद ढांचे का निर्माण होगा। और जब ये बृहद ढांचे एक नियम या संहिता में आ जाएंगे, नियम एवं संहिता से आबद्ध हो जाएंगे, संहिता से क्या हो जाएंगे बेटा? आबद्ध हो जाएंगे, बंध जाएंगे, आबद्ध हो जाएंगे। नियम व संहिता से क्या हो जाएंगे? आबद्ध हो जाएंगे, बंध जाएंगे। समझिए, पहले विशिष्ट सभ्यता एवं सामान्य संस्कृति होगी, जिससे सामान्य विचारों का निर्माण होगा, सामान्य विचार बनेंगे। आप देखिए ना, मित्र मंडली जो बनाते हैं, तो मित्र मंडली कैसे बनाते हैं? आप लोग 4-5 मित्रों का एक समूह रहता है, वो ऐसे तो नहीं बन गया ना रातों रात। एक दो लोग मिलते हैं, एक जैसी सभ्यता, एक जैसी संस्कृति, विचार बन गए, विचार बन गए तो क्या हो गया? ढांचा बना लिया। फिर उन्होंने नियम लगा लिए। बोले क्या? बोले हर मंडे को तू पार्टी देगा। बोले संडे तो छुट्टी है। समझ रहे? एक नियम बना लिए, नियम व संहिता बना ली। जब वो नियम व संहिता में ढांचा आबद्ध हो जाएगा, और जैसे ही वो आबद्ध होगा, बताइए एक नियम बन गया। बोले किसी पर भी जब भी कष्ट होगा हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? बोले जैसे ही नियम आ गए ना कि संसद होगी, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, नियम व संहिता आ गई, तो इससे क्या होगा? इससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, वैचारिक एकता आएगी। और राष्ट्रीय एकता कह लीजिए ये राजनीतिक एकता, राजनीतिक एकता का विकास होगा।
और जब ये राजनीतिक एकता का विकास हो जाएगा तो यही स्ट्रक्चर किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? बोले राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। काय का निर्माण हो जाएगा बेटा? राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और जब ये राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा तो इसी राष्ट्र को हम मां की संज्ञा देंगे। काय की संज्ञा देंगे? मां। और जब मां की संज्ञा देंगे तो मां के लिए आत्म उत्सर्ग और बलिदान की भावना आएगी या नहीं आएगी? बोलो ना भाई। यानी इसके लिए क्या आ जाएगी? बोले भक्ति भी आएगी, इसके प्रति भक्ति भी आ जाएगी और आत्म उत्सर्ग की भावना भी आ जाएगी। ऐसे आएगी, कोई एक दिन में नहीं। आत्म उत्सर्ग की भावना भी आ जाएगी। बोलो ना भैया। बोले मां के लिए हम कुछ भी कर देंगे। खबरदार एक भी शब्द बोला मां के प्रति तो। क्यों? क्योंकि मां के लिए हम अपना आत्म उत्सर्ग भी कर देंगे, क्योंकि मां की वजह से ही हमारा अस्तित्व है इस दुनिया में। समझ रहे ना बात? तो इसलिए उन्होंने उसे देवी एकता का, क्यों ऐसा करना उस समय जरूरी क्यों था? बोलो। क्योंकि बिखरे पड़े थे लोग। 1857 की क्रांति हो रही, बोले कहां हो रही है? बोले ग्वालियर में हो रही है। बोले कानपुर वाले क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, सो रहे हैं। तो बोले एक सूत्र में प्रोना था या नहीं प्रोना था? एक सूत्र में बांधना था या नहीं बांधना था? आज भी समय समय पर जो आंदोलन होते हैं तो कहीं कहीं ये लगने लगता है कि भारत आज भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, राष्ट्र बना नहीं है। इस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। यूपीएससी ने पूछ भी लिया, एक बार निबंध ही पूछ लिया था कि भारत राष्ट्र बनने की क्या है बेटा? प्रक्रिया में है। इंडिया इज इन द प्रोसेस टू बिकम ए नेशन, इंडिया इज नॉट ए नेशन। क्योंकि राष्ट्रीय एकता का जो दायरा है वो अत्यंत सीमित कर रखा है। हम क्षेत्रीय विद्रूपताओं में बटे हुए हैं। क्षेत्रीय हित हमारे कई बार राष्ट्रीय हित पर क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप एक निबंध भी लिख सकते हैं इस पर। लिख ले, चाहे तो लिख ही ले। भारत आज भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में 150 शब्दों में लिख के देखेंगे। भारत आज भी क्या है? राष्ट्र बनने की। मैं लिख दूं, यहां पे लिख दूं। कई लोग कह रहे हैं जब आप बोर्ड पे लिखते हो तभी हम लिखते हैं। भारत आज भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में। काय में बेटा? राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। बोलो नहीं। आज भी अगर किसी विश्वविद्यालय में, किसी विद्यालय में अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो बताओ ये राष्ट्र बन गया है या बनने की प्रक्रिया में है? बोलो। प्रोसेस में है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। विरोध प्रकट आप करें, विरोध प्रकट करने के लिए अच्छी बात है, लोकतांत्रिक पद्धति है, लेकिन उचित मंच पर ही विरोध प्रकट करना चाहिए या कहीं भी कर देना चाहिए? बोलो ना। बोलो ना भाई। परिवार में भी विरोध प्रकट करते हैं, हम कद्दू नहीं खाएंगे, तो क्या सड़क पर चिल्लाएंगे हम कद्दू नहीं खाएंगे? आंदोलन कर रहे हैं किसके खिलाफ? बोले मम्मी के खिलाफ। मम्मी के खिलाफ तो आंदोलन घर में भी कर सकते हो, पत्नी के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं। बोले क्या नहीं खाएंगे? बोले कद्दू नहीं खाएंगे। बोले कद्दू, पत्नी के कद्दू ही खाना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़े बहुत ही अच्छा बना है, खाएंगे। परिवार में भी एक सूत्र के, परिवार भी एक सूत्र के रूप में बंधेगा। कब बंधेगा? जब बनेगा जब मुखिया अच्छा हो। मुखिया मुख सो चाहिए, याद है तुलसीदास या नहीं? खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ये राष्ट्रवादी के उदाहरण है। तब हम इसको राष्ट्र क्या बोलेंगे? तब हम इसको क्या बोलेंगे? ये ईश्वर से आया हुआ राष्ट्रवाद है। ऐसे राष्ट्र को हम बोलेंगे, अरविंदो जी कहते थे यह जो राष्ट्र है वो ईश्वर से आया है। देवीय 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 राष्ट्रवाद है, ईश्वर से आया है, इसलिए इसका क्या करना चाहिए? अपने को सम्मान करना चाहिए। मित्रों, बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो ना भाई, बोलो, बोलो ना। बोले राष्ट्र, और ये क्या करते थे? इससे क्या होता था? इस राष्ट्रवाद से क्या होता था? इस राष्ट्रवाद से जन जन जागृत होता था। जन जन जागृत हो, जागृत हो, हर व्यक्ति जागृत हो। बोले सोए नहीं हो, जागृत करे। और इससे क्या होता है? देशवासी अपनी संस्कृति पर क्या करें? गर्व करें। देशवासी अपनी संस्कृति पर गर्व करें बेटा।
अपनी संस्कृति पर गर्व करें, घमंड करें। बोले अगर हमारे यहां अगर इस तरह की संस्कृति है, इस तरह की सामाजिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, तो ये गर्व का विषय होना चाहिए, ये शर्म का विषय नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना बात को? संस्कृति पर गर्व करें जिससे सर्वांगीण उन्नति होगी और परतंत्रता की बेड़ियां छूटेंगी, जिससे सर्वांगीण उन्नति होगी। और क्या होगा? जैसी सर्वांगीण उन्नति होगी तो परतंत्रता क्या होगी बेटा? समाप्त होगी। और यही उद्देश्य था उसमें, परतंत्रता समाप्त होगी, डिपेंडेंसी खत्म होगी, दूसरे के जंजाल में नहीं रहेंगे। सर्वांगीण मतलब चारों तरफ से, हर तरफ से विकास, हर तरफ से विकास, सर्वांगीण विकास, बहुमुखी विकास। बोले कोई एक पक्षी विकास नहीं होना चाहिए। बोले अध्ययन अच्छा हो गया, किंतु समाज के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनका भी पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोल दो ना भाई, बोलते क्यों नहीं हो? सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और ऐसा जो राष्ट्रवाद है, ऐसे जो राष्ट्रवाद है, इससे राष्ट्रवाद का निर्माण कौन चाहता है? बोलो, आदरणीय श्री अरविंदो जी चाहते हैं। नेशनलिज्म की भावना कई देशों में, जापान में देख लीजिए, जापान में एकदम कोई भी आपदा आ जाए एकदम राष्ट्र की तरह एकदम। हम भी अपने राष्ट्र की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुधार की संभावना तो हर जगह होनी चाहिए। बोले कई राष्ट्रवाद कब विकसित होगा? जब क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर भारी नहीं होंगे, क्षेत्रीय हित तुच्छ होंगे और राष्ट्रीय हित क्या होंगे? महत्व रखते होंगे। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। और अरविंदो जी यही नहीं रुकते हैं बेटा। अरविंदो जी क्या करते हैं? यही नहीं रुकते हैं। अरविंदो जी कहते हैं मानववाद होना चाहिए, और मानवतावाद के लिए अरविंदो जी कहते हैं, मानववाद के लिए अरविंदो जी कहते हैं, मानववाद के लिए अरविंदो जी कहते हैं, के लिए क्या कहते हैं अरविंदो जी? कहते हैं कि केवल राष्ट्रवाद नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीयवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो, अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीयवाद की स्थापना। बोले अंतर्राष्ट्रीयवाद की स्थापना का मतलब क्या है? बोले विश्व संघ की स्थापना हो, समस्त देश मिलके क्या बना ले? संघ बना ले, जो विभिन्न देशों की जो समस्याएं, आपसी जो विवाद हैं, उनका निपटारा किया जा सके। बोले क्या? बोले विश्व संघ की स्थापना हो। अरविंदो जी कहते हैं बेटा, देखिए उस समय विचार दे दिया, विश्व संघ की स्थापना हो, ताकि क्या हो सके? बोले ताकि जो संघ बनाए, मिलकर जो संघ बनाए, आपसी विवादों का जिससे क्या हो? जिससे आपसी विवादों का सर्वमान्य हल प्राप्त हो सके। ये शब्द बहुत जरूरी है, सर्वमान्य, जो सबको स्वीकार हो। हल तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एक सेव है, मेरे और आपके बीच में लड़ाई हो रहा है, अब सॉल्यूशन मिल गया, बोले सेव इनको दे दो। ठीक है, हम कमजोर हैं, लेकिन अब हमको भी तो स्वीकार होना चाहिए ना, सर्वमान्य हल प्राप्त हो सके। जिससे विश्व संघ की अवधारणा की बात करते थे। कौन बात करते थे? बोलो, अरविंदो जी। और इस पर आज आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस अगर आप कहें तो यूएनओ इससे प्रासंगिकता रखता है। यूएनओ की स्थापना क्या करती है? इसकी प्रासंगिकता सिद्ध करती है, प्रासंगिकता भी सिद्ध करती है यूनाइटेड नेशंस। बोलो करती है नहीं करती? यद्यपि यूनाइटेड नेशंस उतना प्रभावी नहीं है, किंतु फिर भी एक कदम तो है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसे सभी देशों के मध्य जो विवाद होते हैं, आपसी विवाद, आईसीजे। हालांकि आईसीजे के निर्णय तभी मान्य होते हैं जब दोनों देश चाहें, लेकिन एक विवाद समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म तो है विश्व स्तर पर, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यद्यपि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
आईसीजे विवादों का समाधान, मतलब विश्व के देशों के मध्य विवादों का समाधान। देशों के मध्य का समाधान बेटा, बोलो ना, विवादों का समाधान। यद्यपि आईसी फिर भी मैं बता दूं, टिप्पणी कर ही देता हूं, आईसीजे के निर्णय तभी बाध्यकारी होते हैं जब दोनों पक्ष चाहें। अभी कुलभूषण जाधव के संबंध में आईसीजे ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन पाकिस्तान उसको नहीं मानता है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीजे में गया ही नहीं। भाई दोनों के आपके बीच विवाद है, मैं आईसीजे हूं, अगर दोनों साथ साथ आए, हे आईसीजे हमारा विवाद निपटाओ, तो हम जो आदेश देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन एक पक्ष गया है, दूसरा पक्ष कह रहा है हम नहीं मान रहे आईसीजे, तो उतना प्रभावी नहीं है, किंतु एक कदम तो है, इनिशिएटिव्स तो है विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जो आपसी विवाद है उनके समाधान का। और अरबिंदो जी ने भी यही कहा था कि विश्व संघ की स्थापना हो ताकि आपसी विवादों का सर्वमान्य हल मिल सके। कैसा हल मिल सके बेटा? सर्वमान्य हल प्राप्त हो सके। ये अरबिंदो जी की अवधारणा है, विश्व संघ की अवधारणा है। अंतरराष्ट्रीयवाद, अरबिंदो जी ने यही कहा कि राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद ये कब स्थापित हो पाएंगे बेटा? राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद कब स्थापित हो पाएंगे? बोले अरबिंदो जी ने यही कहा कि ये तब स्थापित हो पाएंगे जब लोकतंत्र की स्थापना हो। लोकतंत्र की स्थापना, और लोकतंत्र की स्थापना में भी क्या होना चाहिए बेटा? स्वतंत्रता हो। लोकतंत्र की स्थापना में भी क्या होना चाहिए? बोले शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। शक्तियों का क्या हो? विकेंद्रीकरण एवं स्वतंत्रता हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण नहीं होगा। अगर केंद्रीकरण होगा तो व्यक्ति क्या होगा? बोलो, स्वतंत्र नहीं होगा। और स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति फिर क्या कार्य करेगा? व्यक्ति फिर क्या है? अनैच्छिक कर्म करेगा। कैसे कर्म करेगा? अनैच्छिक कर्म वो न चाहते हुए भी कार्य करेगा। तो अरबिंदो जी ने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना जिसमें क्या हो बेटा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण से क्या होगा? बोले स्वतंत्रता हो। बोले स्वतंत्रता किस तरह की? बोले पहले तो राष्ट्र की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राष्ट्र की स्वतंत्रता हो, राष्ट्र आपका स्वतंत्र होना चाहिए। अगर राष्ट्र आपका स्वतंत्र नहीं है तो सारी स्वतंत्रताएं क्या है बेटा? बेईमानी है। बोलो ना, देशी स्वतंत्र नहीं है। बोले राष्ट्र कौन है? बोले मां। जब मां ही परतंत्र है तो आपकी स्वतंत्रता किस काम की है? बोलो ना भाई, बोल दो। प्लस बोले क्या होना चाहिए? बोले आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यक्ति की। कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए? आंतरिक स्वतंत्रता। समझ पा रहे हैं? बोले राष्ट्र स्वतंत्र हो। राष्ट्र स्वतंत्र होगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले राष्ट्र के प्रति आत्म उत्सर्ग की भावना हो। बोले राष्ट्रभक्ति हो एवं राष्ट्र के प्रति आत्म उत्सर्ग की भावना। आत्म उत्सर्ग की भावना क्यों? उस समय ऐसी जरूरी क्यों थी? बोलो, अरबिंदो जी के समय क्या देश स्वतंत्र हुआ था? अरबिंदो जी का निधन कब हुआ? जल्दी बताओ। 1950, यानी 3 साल स्वतंत्र हो गया था। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने काम किया तो क्या हुआ? परतंत्र था। बोले आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्लस बोले व्यक्ति की बाह्य स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसके भी पक्षधर थे वो। बाह्य स्वतंत्रता भी होनी चाहिए व्यक्ति की। बोले आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जिसमें भय, वासना, लोभ आदि विकारों से मनुष्य मुक्त हो। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जिसमें मनुष्य भय से मुक्त हो। भय, वासना और लोभ आदि विकारों से मुक्त हो। और ये कहां से मुक्त हो जाएगा? ये कहां मिल रहा था? समग्र योग की अवधारणा में कहां मिल रहा था? आत्मिकता की प्रक्रिया में। अगर हम समग्र योग में जोड़े
तो ये आत्मिकता की प्रक्रिया थी, आत्मिकता की प्रक्रिया। बिल्कुल करेंगे, आत्मिकता की प्रक्रिया जिसमें मनुष्य क्या हो, बोले भय, वासना, लोभ आदि विकारों से मुक्त हो जाए। बोलो ना भाई, ये आंतरिक स्वतंत्रता है व्यक्ति की। बाह्य स्वतंत्रता का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। आपकी इच्छा हो रही है कि अभी चाट खा लें, बोलो पानी की टिक्की पी लें। छात्राएं बड़ी परेशान है, पानी की टिक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है कोरोना के दौरान, तो क्या आप प्राप्त कर पाएंगे क्या? छात्र कह रहे हैं हमको समोसा चाहिए, समोसा खाना है, लेकिन नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी बाह्य स्वतंत्रता नहीं है। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक एक्ट चल रहा है, महामारी अधिनियम देश में लागू है, बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वो कहते हैं व्यक्ति की ये तो असामान्य परिस्थिति है, वैसे तो जा ही सकते हैं। बाह्य स्वतंत्रता क्या मतलब क्या है? जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, तो ये बाह्य स्वतंत्रता है। बोलो ना भाई। तो ये तीन तरह की स्वतंत्रताओं का वर्गीकरण आदरणीय श्री अरविंदो जी ने किया, और अरविंदो जी ने कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्र भक्ति हो, राष्ट्र के प्रति आत्मोत्सर्ग की भावना हो, मनुष्य भय, वासना, लोभ आदि से मुक्त हो, आंतरिक स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये राष्ट्र की स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता, ये तीनों ही स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब सर्वांगीण विकास हो सकता है, सर्वांगीण उन्नति हो सकती है। और श्री अरविंदो जी के अनुसार ये स्वतंत्रता के तीन रूप भी हैं बेटा, स्वतंत्रता के तीन रूप भी हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के तीन रूप भी हैं श्री अरविंदो जी के अनुसार। श्री अरविंदो जी के अनुसार ये स्वतंत्रता के तीन रूप हैं। स्वतंत्रता के तीन रूप हैं। और बोले इस तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त कब हो पाएंगी? बोले जब लोकतंत्र की स्थापना हो। बिना बताइए, अगर किसी शासन, किसी राष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है तो क्या ये मिल पाएगा अपने को? बोले नहीं। बोले इस तरह की चीजों के लिए क्या होना चाहिए? बोले लोकतंत्र की स्थापना हो। बोले इस तरह की चीजें कब स्थापित हो पाएंगी? बोले लोकतंत्र की स्थापना हो। और बोले जब लोकतंत्र की स्थापना हो तो इस तरह से स्थापना हो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, समस्त सत्ता एक ही जगह केंद्रित ना हो। बोले क्या हो? बोले सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इस तरह से स्थापित हो लोकतंत्र की सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं? स्थानीय स्तर तक सत्ता का सहभागिता। जैसे अपने यहाँ स्थानीय सुशासन 73वां 74वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ते हैं, पंचायतों के माध्यम से और नगरीय निकायों के माध्यम से हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की नीतियों के निर्माण में और उनके क्रियान्वयन में भी सहभागिता सुनिश्चित करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। बोलो ना भाई, हाँ या ना? और ये तब भी प्राप्त हो सकती है जब ये राष्ट्र की स्वतंत्रता, ये तब भी जब राज्य अर्थात सत्ता भी, यानी इसका मतलब क्या होता था? राज्य का नियंत्रण कम से कम, राज्य का नियंत्रण कम से कम मिनिमम हो, कंट्रोल ज्यादा नहीं हो। नियंत्रण जब होता है तो ठीक है, अनुशासन बनाए रखने के लिए नियंत्रण आवश्यक है, किंतु सर्वांगीण विकास तभी होता है जब व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड हो, स्व प्रेरणा से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य जागृत होने चाहिए, ना कि बाह्य दबाव में। बोलो ना भाई। कोरोना महामारी के दौरान अगर पैंडेमिक में, लॉकडाउन में लोग घूम रहे हैं, उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन जागृत करने का प्रयास करना चाहिए।
सोशल पुलिसिंग के माध्यम से, भैया घूमो मत, कोरोना आ जाएगा, और अगर पकड़ के लाठी मारोगे, डंडा चलाओगे या उनको जबरदस्ती घर में कैद करोगे तो क्या होगा? कुंठाएं जागृत होंगी, राष्ट्र के प्रति वो भावना नहीं आएगी। तो बोले राज्य का नियंत्रण क्या होना चाहिए बेटा? कम से कम होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? और राज्य साथ ही वो ये भी कहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना तो हो, प्लस आर्थिक समानता पर भी बल देते थे। काय पे बल देते थे बेटा? आर्थिक समानता पर बल देते थे। आर्थिक समानता पर बल देते थे। बोलो ना भाई, बोले आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए। और ये तुलसी के रामराज जी के भी नजदीक है, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, है ना, इस तरह की बात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सो विरज शरीरा। समझ रहे ना? नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। राम राज्य की संकल्पना आदरणीय श्री तुलसीदास जी की भी यही है। तो वो कहते हैं आर्थिक समानता, लेकिन ये कहते थे आर्थिक समानता पे बल देते थे और राष्ट्र को ये मानते थे कि देवी है, धर्म है। राष्ट्र क्या है बेटा? धर्म है। सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये राष्ट्र रहना चाहिए। राष्ट्र कण कण में व्याप्त, आपके मन में व्याप्त होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करते हैं। और इसलिए वो स्वतंत्रता के 3 रूपों की बात करते थे। राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता और काय की स्वतंत्रता। बोलो बेटा, आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता, तब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। अरविंद जी कई बार छोटे छोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अरविंद जी के अनुसार परम सत्ता के 3 रूप होते हैं। अरविंदो जी के अनुसार परम सत्ता के 3 रूप होते हैं। आध्यात्म पढ़ा उन्होंने, 3 रूप होते हैं। बोले कौन? बोले सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद, ये 3 रूप होते हैं परम। कई बार अपन बोलते थे ना सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद, ये 3 रूप है। 3 रूप है, सत्य चित्त आनंद। ठीक से देख रहा है? सत्य चित्त आनंद, ये परम सत्ता के 3 रूप में। आपको तो ऐसे ही पूछा जाएगा परम सत्ता के 3 रूप लिखिएगा। अरविंद का मतलब यही है कि व्यक्ति का एक निम्न स्तर से कहां चला जाए, वो उच्च स्तर पर अति मानसीकरण की प्रक्रिया हो जाए और वो व्यक्ति परमात्मा की प्रकाश से क्या हो जाए? प्रकाशित हो जाए और संसार के कल्याण के लिए कार्य करने लगे। अरविंद जी के अनुसार सत्ता के 8, अरविंद जी के दर्शन में सत्ता के 8 स्तर हैं। दर्शन में सत्ता के 8 स्तर हैं। आपको तो सीधे सीधे लिखना है, सत्ता के 8 स्तर हैं। समझ लिए हैं हम लोग समग्र दर्शन में, समझे हैं? सत्ता के 8 स्तर हैं। बोले कौन? परम सत्य शक्ति, परम सत्य शक्ति, परम सत्य शक्ति, परम सत्य शक्ति, आनंद, 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 अतिमानस, मानस, अतिमानस, अतिमानसीकरण की प्रक्रिया पढ़े है ना? मानस, अतिमानस, मानस, मन प्राण जड़, मन और कौन बेटा? प्राण व जड़, ये 8 रूप हैं। 8 रूपों में सत्ता रहती है दर्शन में। और हमको किस अवस्था को प्राप्त करना होता है? बोलो भैया, अति मानसीकरण की अवस्था, जहां जीव जीव नहीं रहता है। जीव में क्या आ जाता है? ब्रह्म आ जाता है। आत्मा में किसका विलय हो जाता है? बोले आत्मा का विलय परमात्मा में नहीं होता, परमात्मा का आगमन किस में हो जाता है? आत्मा में हो जाता है। जब परमात्मा का आगमन आत्मा में होगा तो निसंदेह आनंद की प्राप्ति होगी। तो इन समस्त विचारों के साथ राष्ट्र के प्रति चिंतन, राज्य के प्रति चिंतन, दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना,
लेकिन इस समस्त विचारों का जो उनके स्वप्न थे, उनका आदर्श था, उनके एक सपना था कि हम इस स्थिति को प्राप्त करें, उनको 5 स्वप्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री अरविंदो जी के। और उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति विश्व में क्या होना चाहिए और विश्व की स्थिति भी क्या होना चाहिए, जिसमें मानवता का क्या स्तर होना चाहिए। निसंदेह मानवता का स्तर क्या होना चाहिए बेटा, उच्च स्तर होना चाहिए। तो श्री अरविंदो जी के 5 स्वप्न करके अपन लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखते हैं कि भारत का क्या स्थान होना चाहिए विश्व में और विश्व के लोगों की भी क्या स्थिति होनी चाहिए। श्री अरविंदो जी के 5 स्वप्न। श्री अरविंदो जी के 5 स्वप्न। श्री अरविंदो जी के 5 स्वप्न। क्या स्वप्न थे उनके? पहला स्वप्न बोलते, बताइए, जब अरविंदो जी थे तो भारत स्वतंत्र था या परतंत्र था? परतंत्र था। तो उनका मानना था एक ऐसा आंदोलन हो, जो क्या करे बेटा, जो भारत को स्वतंत्र एवं संगठित बनाए। जो भारत को क्या करेगा, भारत को क्या बनाए, बोले स्वतंत्र भी बनाए, केवल स्वतंत्रता जरूरी नहीं है, प्लस क्या बनाए, बोलो बेटा, संगठित बनाए। एक ऐसा आंदोलन हो जो भारत को स्वतंत्र एवं संगठित बनाने का प्रयास करे। यह अरविंदो जी का स्वप्न था। ये कब हो पाएगा, जब वो राष्ट्र को क्या मानेंगे, बोलो, मां मानेंगे। राष्ट्र के प्रति आत्म उत्सर्ग और आत्म बलिदान की भावना आ जाएगी। दूसरा क्या था, एशिया के उस समय तमाम एशिया के जो देश थे वो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। तो दूसरा स्वप्न था केवल भारत नहीं, बोले एशिया के देश स्वतंत्र होकर उभरे। दूसरा स्वप्न था एशिया के देश स्वतंत्र होकर उभरे। केवल देश उभरेंगे या लोग भी उभरेंगे, बोले लोग भी उभरेंगे, लोग भी स्वतंत्र हों। देश स्वतंत्र होने से लोग स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे, वो लोग भी स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र हो मतलब स्वतंत्रता के 3 स्तर। राष्ट्र स्वतंत्र होगा तब आपके अंदर क्या आएगी, बाह्य स्वतंत्रता आएगी। बाह्य स्वतंत्रता के माध्यम से फिर आप क्या करेंगे, आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही क्या करें, बोले भारत मानवीय सभ्यता के विकास में, अरविंदो जी का स्वप्न था भारत मानवीय सभ्यता के विकास में, नहीं इसी में सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे। मानवीय सभ्यता के विकास में भारत कैसी भूमिका निभाए बेटा, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। एशिया के लोग आपस में स्वतंत्र होकर उभरे और भारत का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वो मानव की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। जब उन्होंने विश्व संघ की बात की तो क्या कहा उन्होंने, तीसरा जो उनका स्वप्न है वो यह है, तीसरा स्वप्न है एक विश्व संघ की स्थापना। काय की स्थापना, विश्व संघ की, विश्व संघ की स्थापना हो बेटा। काय की स्थापना हो, विश्व संघ की स्थापना हो, जिसमें क्या हो, जिसमें अधिक न्याय संगत, जिसमें अधिक न्याय संगत व्यवस्था जो हो वो न्याय संगत हो, अधिक न्याय संगत, अधिक उज्जवल और अधिक उत्कृष्ट व्यवस्था। अधिक न्याय संगत भी हो, अधिक उज्जवल और अधिक उत्कृष्ट व्यवस्था का निर्माण, अधिक उत्कृष्ट व्यवस्था का निर्माण हो, ये उनका स्वप्न था। निर्माण, अधिक उत्कृष्ट व्यवस्था का निर्माण हो। और अरविंदो जी का मानना था कि यद्यपि पश्चिमी जो दर्शन है
उसमें काफी चीजें अच्छी हैं, बढ़िया है, संपन्न दर्शन है, लेकिन आध्यात्मिकता के स्तर पर जो भारत का दर्शन है वो अत्यंत व्यापक है और अच्छा है। तो वो कहते थे पूरे विश्व को आध्यात्मिकता के रूप में भारत एक उपहार के रूप में प्राप्त हो। भारत का जो विश्व की जो उपहार हो, देन हो, वो क्या हो? आध्यात्मिकता हो। तो चौथी जो स्वप्न वो मानना चाह रहे थे, वो क्या चाह रहे थे? बोले संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो। भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो, यानी भारत आध्यात्मिक रूप से संसार को क्या करे? कुछ प्रदान करे। संसार को क्या करे? प्रदान करे। आध्यात्मिक जो दर्शन है वो भारत संसार को प्रदान करे। अच्छी बात है। अगर हम उनके पाश्चात्य दर्शन की अच्छी चीजें ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे आध्यात्मिक दर्शन की भी कौन सी चीजें ग्रहण करेंगे? अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे। और जो अंतिम दर्शन था वो ये था कि व्यक्ति उच्चतर रूप से चेतना प्राप्त करे, अतिमानसीकरण की अवस्था प्राप्त करे। जो अंतिम जो स्वप्न था उनका, वो कि व्यक्ति ऐसे ही नहीं रहे कि निम्न अवस्था में ही रहे। बोले व्यक्ति क्या करे? बोले ये जो आत्मा है दिख रही है या नहीं दिख रही? दिखनी भी नहीं चाहिए, आत्मा दिखती कहाँ है? ये परमात्मा है। तो परमात्मा के गुण कहाँ आ जाए? बोले आत्मा के अंदर आ जाए। बोलो ना भाई। यानी पांचवा स्वप्न क्या है कि व्यक्ति उच्चतर चेतना प्राप्त करे। उच्चतर चेतना प्राप्त करे। बोल क्यों नहीं रहे हो? उच्चतर चेतना प्राप्त करे। उच्चतर चेतना प्राप्त करने से क्या होगा? बोले उत्कृष्ट संसार का निर्माण होगा। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात करें, आप तो बहुत ही होशियार हो गए हैं। उत्कृष्ट, बस आयोग को आपकी आंसर शीट देखने की जरूरत है। उत्कृष्ट संसार का निर्माण होगा। बोलो ना भाई। जब उत्कृष्ट संसार का निर्माण होगा तो बोले समस्याएं रहेंगी या खत्म हो जाएंगी? बोलो, जब परमात्मा आएगी तो काय की समस्या? बोले समस्याओं का समाधान होगा। समस्याओं का समाधान होगा। बोलो ना भैया। बोले लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा? बोले ये मेरा ये तेरा होगा क्या? TTMM होगा क्या? TTMM, तू तेरा मैं मेरा, ऐसे तो नहीं होगा ना। क्या होगा? बहन ले जाओ ये तुम्हारा है, सखी ले जाओ, भैया ले जाओ, दे भी जाओ। भैया करें दे दो, लेंगे नहीं। अहंकार समाप्त हो जाएगा, मैं की भावना समाप्त हो जाएगी। बोले मैं तो निमित्त मात्र हूं, देनहार कुंवर है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करे ताते नीचे नैन। परम कल्याण, परम कल्याण, परम कल्याण की प्राप्ति होगी। कितना अच्छा समाज होगा जहां समस्याएं नहीं रहेंगी। समस्याएं तो होंगी लेकिन उनके निराकरण का तरीका भी हमारे पास होगा, निराकरण का साधन भी हमारे पास होगा। समस्याएं तो होगी। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार है तो दुख है, और दुख है, भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे अपन। संसार है तो दुख है, दुख है तो उसका कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। लेकिन निवारण मिलेगा कहाँ? व्हाट्सएप बंद करके, फेसबुक बंद करके, फोन स्विच ऑफ करके, पीपल के पेड़ के नीचे, महाबोधि वृक्ष के नीचे चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे आपको भी बंद कमरे में चिंतन करना पड़ेगा। कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें? ऐसे नहीं कि खाना खा के 8 रोटी खा के सीधा। कैसे करेंगे? ऐसे 90 डिग्री से बैठेंगे पढ़ने, थोड़ी देर बाद 120 डिग्री, और थोड़ी देर सीधे 180 डिग्री, एकदम साइन की अवस्था में आ जाएंगे, किताब अपने मुंह पे। चिंतन करना चाहिए। अब कई बार लोग इतना भी चिंतन नहीं करें कि पंखा चल रहा है, चिंतन चल रहा है, लोगों ने कहा पंखे से ही लटक लेते हैं, जीवन तो बेकार है। नहीं, जीवन बेकार नहीं है, जीवन तो कितना अच्छा है। परमात्मा आ गया। बोले क्या हो गया? बोले उच्चतर चेतना का विकास हो गया। समझिए बात को, उच्चतर चेतना का क्या हो गया लाला? बोला ना, विकास हो गया। जब परमात्मा आ गया,
हाँ आ गया क्या आ गया, हर मेरा प्यू में हर की बहुरिया। जब प्रियतम घर में ही आ गया है तो आनंदित होंगे क्या नहीं होंगे, सतचित आनंद की प्राप्ति होगी। फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हत्याएं बलात्कार नहीं होंगे, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहेगी, घृणा नहीं रहेगी। व्यक्ति व्यक्ति का क्या करेगा, सम्मान करेगा। फिर इस बात के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नारी का सम्मान करना चाहिए। घरेलू हिंसा से पुरुषों का संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम। पुरुषों का मैं इसलिए कह देता हूं कि आगे शायद आवश्यकता पड़ ही जाएगी, इतना सशक्तिकरण हो रहा है। तो मुझे लगता है जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, संभावना हालांकि है, संभावना तो किसी की भी है, मैं भी बन सकता हूं, तो संसद में हो सकता है ऐसा कानून आ जाए कि घरेलू हिंसा से पुरुषों का संरक्षण अधिनियम। तो इस तरह की जरूरत पड़ेगी क्या, अस्पष्टता निवारण अधिनियम की जरूरत पड़ेगी क्या, SC/ST एक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो ना भाई, केवल संविधान की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा के प्रकाश से क्या हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। अद्वैत भाव खत्म हो गया है। कैसा भाव खत्म हो गया? अद्वैत भाव खत्म हो गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और जो ईश्वर का अंश था अब ईश्वर भी उसमें आ गया है। तो हमारे जो मोह के जो आवरण थे, उत्कृष्ट संसार मोह का आवरण था, वो क्या हो गया है, बंधन था, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। अब उंगलियों में उलझेंगे नहीं, सपाट हैं, सीधे हैं। समझ रहे ना बात को? बोले समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याओं का जब समाधान होगा तो एक संपूर्ण व्यक्ति और संपूर्ण समाज का निर्माण होगा बेटा। एक संपूर्ण व्यक्ति, पूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति एवं संपूर्ण समाज का निर्माण होगा। काय का निर्माण होगा? संपूर्ण समाज का निर्माण होगा। हाँ बिल्कुल। और इसी को कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं, ये अति मानसीकरण की प्रक्रिया है। समग्र योग में अति मानसीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल है। ये तार्किकता से पढ़ने का, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का फायदा होता है। अति मानसीकरण की प्रक्रिया प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 5 स्वप्न आदरणीय श्री अरविंदो जी के थे। उन्होंने एक कल्पना की, एक दर्शन प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर, आत्मा ईश्वर के पास नहीं जाए, कौन आए? बोले ईश्वर आत्मा में आए, जिससे विश्व का कल्याण होगा। एक उल्टी बात करी। जो तथाकथित जो परंपरावादी जो दर्शन सोचते थे, उनके विपरीत परंपरावादी दर्शन यही कहते थे। क्या कहते थे? इसलिए समग्र योग में सभी योग के महत्वपूर्ण अंशों को ले लिया है। समग्र योग में क्या ले लिया? अगर हम बात करें तो समग्र योग में क्या ले लिया है बेटा? बोले सभी योग के प्रासंगिक अंशों को ले लिया है। सभी योग पद्धतियों के प्रासंगिक अंशों को, पद्धतियों के प्रासंगिक अंशों का, प्रासंगिक अंशों का समन्वय है। प्रासंगिक अंशों का समन्वय है। बोले हर योग किसी एक बात की बात करता था, सभी एक प्रासंगिक। और इसमें क्या किया गया है? बोले सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य समन्वय स्थापित किया है। सांसारिक जीवन व आध्यात्मिक जीवन के मध्य समन्वय स्थापित किया है। आध्यात्मिक जीवन के मध्य क्या किया है बेटा? स्थापित किया है। क्या? समन्वय। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ये समग्र योग है। समग्र योग है। क्यों 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 बताइए ना। बाकी योग की अगर बात करें तो हठ योग क्या करता था? बाकी हठ योग केवल शारीरिक अनुशासन पर बल देता था। शारीरिक अनुशासन, बोले हठ योग मतलब शारीरिक, शारीर को कष्ट देना। ज्ञान योग ज्ञान पर बल देता था, ज्ञान पर बल। भक्ति योग भक्ति पर बल। भक्ति योग किस पर बल देता था? बोलो ना। भक्ति पर बल। सिर्फ
शरीर पर बल, ज्ञान पर बल, भक्ति पर बल। राजयोग ध्यान केंद्रित करने पर बल देता था। राजयोग ध्यान केंद्रित करने पर बल देता था। लेकिन ये सिर्फ इन चीजों पर बल देते थे, लेकिन समग्र योग, इसलिए इसे पूर्ण योग बोले, इसलिए इसको पूर्ण योग का दर्जा दिया। हम पहले पढ़ भी चुके हो। और इसमें अद्वैत भाव आ जाता है, अद्वैत भाव आ जाता है। और जब अद्वैत भाव आ जाता है, उच्चतर चेतना का विकास हो जाता है, तो संसार की समस्त समस्याओं का निराकरण स्वतः हो जाता है। कष्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बोले क्या? बोले तुम ईश्वर, मैं ईश्वर। बोले तुम्हारा ईश्वर कद्दू खाना चाहता है, मेरा ईश्वर बनाना नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ, हम बना लेते हैं किचन में। तो लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा? बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा ईश्वर कद्दू नहीं खाएगा, आलू का पराठा खाना चाह रहा है। ईश्वर तो ईश्वर है ना। तो इन सभी दार्शनिक सिद्धांत और राष्ट्र और राजनीतिक चिंतन के मध्य हमने अरविंदो जी को देखा, और अरविंदो जी की प्रासंगिकता भी देखी। जितने भी, अगर ये उच्चतर मानव का विकास हो जाएगा तो क्या प्रासंगिक रहेंगे अरविंदो जी? बोले घृणा, बोले संसार में अपराध कम हो जाएंगे, अपराधों में कमी आ जाएगी। ये प्रासंगिकता भी देखो भैया, प्रासंगिकता अरविंदो जी की। अरविंदो, एक टॉपिक ही ले लेते, हेडिंग लगा लीजिए, अरविंदो जी की प्रासंगिकता। और कई प्रासंगिकता हैं भी अरविंदो जी की प्रासंगिकता। अरविंदो जी की प्रासंगिकता, अरविंदो जी के दर्शन की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, रिलीवेंस क्या है वर्तमान में? बोलो, अपराध कम होंगे या नहीं होंगे? बोलो, बोलो ना भैया। संसार में अपराध कम हो जाएंगे, अपराध कम हो जाएंगे। बोलो, जब ये व्यक्ति के अंदर उच्च चेतना होगी तो अपराध रहेंगे क्या? बोले हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, ऐसी समस्याएं क्या हो जाएंगी? आत्म प्रेरणा से कम हो जाएंगी। बोले हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार आदि में कमी आएगी, कमी आएगी। बोलो ना भाई। दूसरा क्या है? ये केवल देश के अंदर नहीं, विश्व में जो विभिन्न विभिन्न देशों के मध्य जो आपसी विवाद हैं, चाहे भारत चीन का विवाद अभी वर्तमान में आ रहा है, भारत पाकिस्तान का विवाद भी आ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का विवाद आ रहा है, विभिन्न विभिन्न देशों के मध्य जो विवाद हैं, वो विवाद भी खत्म होंगे या नहीं होंगे? बोलो ना भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य विवादों का भी समाधान किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व संघ की अवधारणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य विवादों का समाधान, विवादों का समाधान। बोलो संभव है या नहीं? बोलो, बोलो ना भाई, संभव है इनके दर्शन से उच्चतर चेतना का विकास। और क्या हो सकती है प्रासंगिकता? बताओ कहां उपयोगी है? आत्म चेतना का विकास हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुंठा, जो आत्महत्या, इस तरह की जो समस्या आ रही हैं, वो भी क्या होंगे? कुंठित मन नहीं रहेगा, कुंठाएं कम होंगी। बिल्कुल पहला ही पॉइंट है, कुंठाएं क्या होंगी? कम होंगी। क्योंकि व्यक्ति को लगेगा मैं ही ईश्वर हूं। जब मैं ईश्वर हूं, मेरे अंदर अति मानसीकरण की प्रक्रिया हो गई है, तो संसार की समस्त समस्याएं क्या लगने लगेंगी? ऐसी लगने लगेंगी कि इनका समाधान किया जा सकता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता। आज एक सशक्त विश्व संघ की आवश्यकता है। सशक्त विश्व संघ, सशक्त विश्व संघ का मतलब समझ रहे हैं? यानी यूनाइटेड नेशंस को क्या होना चाहिए? बोलो, यूएनओ को सशक्त होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, एम्पावर्ड करने की आवश्यकता है। बोलो ना। राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।
यानी जो क्षेत्रीय हित हैं, जो राष्ट्र के ऊपर अभी हावी होते हैं, वो हावी नहीं होंगे। माने राष्ट्र के रूप में निर्माण, राष्ट्र का निर्माण ताकि क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर हावी ना हो, राष्ट्रीय हितों पर हावी ना हो। रीजनल जो हित हैं, अब आदरणीय दीदी नहीं कहेंगी कि हमको 10,000 करोड़ चाहिए, अब 2,000 करोड़ चाहिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे दीदी आप ही नहीं देश में तो पूरे राज्य हैं, सबको ही देखना है। क्षेत्रीय कंज है, क्योंकि आपने देखा होगा जो चोगम की एक और बैठक हुई थी, ये प्रधानमंत्री नहीं थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी। तो चोगम की बैठक हुई थी श्रीलंका में। चोगम जानते हैं, कई मित्र नहीं जानते होंगे। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, राष्ट्रमंडल देशों की मध्य बैठक थी। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग लिखी देते हैं, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, गवर्नमेंट मीटिंग। और ये मीटिंग श्रीलंका में हुई थी, और श्रीलंका में उस समय तमिल मुद्दा चल रहा था। लिट्टे का सफाया हुआ नहीं था, लिट्टे एक आंदोलन चल रहा था वहां पे, तमिल मुद्दा चल रहा था, LTT लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। तो उस समय तमिलनाडु ने हिंदुस्तान की सरकार से कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी श्रीलंका में भाग लेने गए, तनावपूर्ण संबंध थे, तो अच्छा नहीं होगा, अशांति फैल सकती है देश में। प्रधानमंत्री जी चिंतन किया, और उस समय प्रधानमंत्री जी भाग लेने नहीं गए थे, तत्कालीन विदेश मंत्री उस मीटिंग में भाग लेने गए। तो इतना क्षेत्रीय हित इतने भी प्रभावी नहीं होने चाहिए कि देश के हित पर क्या हो जाए बेटा, भारी पड़ जाए। ये कब आएगा? जब अरविंदो जी के राष्ट्र का क्या होगा, निर्माण होगा, राष्ट्र एक क्या होगी, मां होगी, एक राजनीतिक एकता स्थापित होगी। मतभेद होने चाहिए, किंतु मनभेद की होने की स्थिति नहीं होना चाहिए। देश एक है, एक रहना चाहिए। तो इस तरह से जो अरविंदो जी के सिद्धांत हैं वो हमारे इथिक्स में और प्रशासन में बहुत उपयोगी है। इनका हम अध्ययन करेंगे। आपके सुझाव और प्रश्न हमेशा मुझे प्राप्त होते रहें, ताकि जो कि मेरी प्रेरणा का काम करेंगे। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं एक नए दार्शनिक के साथ। धन्यवाद।